गुड मॉर्निंग माय डियर किड्स। तो एक बार फिर से आपका हिंदी की क्लास में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फिर से अपने एग्ज़ाम के लिए रिवीज़न। तो उसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग करेंगे विद्यालय प्रार्थना। तो आप सब लोग हाथ जोड़कर आंखें बंद करके विद्यालय प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सो स्टूडेंट्स, आज का सुविचार है, शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि कुछ हमारे आसपास बदलाव हो, कुछ अच्छा हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, हमारे अंदर वो पावर होनी चाहिए, हमारे अंदर वो समझ होनी चाहिए। और वो कहाँ से हमें मिलेगी? केवल शिक्षा के द्वारा, हमारी पढ़ाई के द्वारा। ओके, तो आप जब पढ़ोगे, लिखोगे, अच्छे से अपने ज्ञान को अर्जन करोगे, तो ही आप ये अधिकार रखते हो, ये समझ रखते हो कि आप दुनिया में कुछ बदलाव कर सकें, जो भी गलत चीज़ें हैं उनको हटा सकें। अगर आपके पास पावर ही नहीं होगा, समझ ही नहीं होगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो शिक्षा में वो सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। तो आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न क्या है बच्चों? तो ये है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप, जिसको हम दूरबीन कहते हैं। तो टेलीस्कोप जिसे हम दूरबीन भी कहते हैं, तो टेलीस्कोप का जो आविष्कार है किसने किया था? तो वो एक साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो। उन्होंने इसका आविष्कार किया था। ये देखिए, गैलीलियो, ये है उनका पिक्चर, जिन्होंने आज हमें टेलीस्कोप के बारे में बताया। उन्होंने जो आविष्कार किया, उस दूरबीन को आज हम उसका प्रयोग करते हैं। गैलीलियो अपने विभिन्न आविष्कारों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें मुख्य आविष्कार दूरबीन था। विश्व को उन्होंने इस महत्वपूर्ण खेल खोज के द्वारा जो महान देन दी थी, वह पूर्ण अमूल्य है। जी हाँ, दूरबीन के द्वारा हम क्या करते हैं? जो बहुत दूर की चीज़ है उसको भी हम देख सकते हैं, जो कि टेलीस्कोप से अधिकतर क्या देखा जाता है? जो भी बहुत दूर की चीज़ें जिन्हें हम आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते, उसको दूरबीन की सहायता से या टेलीस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो आप याद रखिए, गैलीलियो। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये है आपका फाइनल रिवीजन, क्योंकि अभी तो 8 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे।
तो ये है आपका अंतिम रिवीजन। तो इसके लिए आपको अच्छे से फिर से प्रयास करने हैं, फिर से उसको रिवाइज करना है, सभी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है ताकि आप बहुत ही अच्छे से पेपर दे सको। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। तो कौन कौन से चैप्टर नंबर जो 11, 12, 13 और 14। चैप्टर नंबर 11 कोयल, चैप्टर नंबर 12 रमन बदल गया, चैप्टर नंबर 13 घड़े का घमंड और चैप्टर नंबर 14 गिनती संग हंस लो। तो ये चैप्टर तो है ही, और इसके साथ साथ होगा गद्यांश और पद्यांश, जो कि होगा अपठित। अपठित यानी कि आपकी पुस्तक का ना पढ़ा हुआ। तो 3 नंबर का आपका गद्यांश यानी कि एक पैसेज, 3 नंबर का क्या होगा कविता, यानी कि आपका जो गद्यांश और पद्यांश है कुल मिलाकर 6 अंक के होंगे। तो 6 अंक का सबसे पहले क्या आएगा, गद्यांश और पद्यांश अपठित। उसके बाद प्रश्न जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित होंगे, 6 प्रश्न जो कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित होंगे। और बाकी के जो प्रश्न हैं वो आपके रहेंगे भाषा की बात और पढ़ो समझो और लिखो आपके सेक्शन से। ओके, तो इस तरह होगा आपका 20 नंबर का हिंदी का पेपर। तो आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश की उसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो पहले एक बार हम एक गद्यांश और एक पद्यांश को पढ़ते हैं, उसका एक रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम बाकी के चैप्टर्स का भी एक जल्दी से रिवीजन करेंगे। अब ये है आपका, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटकर नदी पार कर अपने गांव जा रहा था। तो जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है कि जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको ध्यान में रखना है। तो इस कहानी में पहली लाइन में कौन है, एक लकड़हारा है और वो कुल्हाड़ियों से क्या काट रहा है, लकड़ियां काटकर नदी पार अपने गांव जा रहा था। मतलब लकड़ियां लेकर काटकर वो अपने गांव जा रहा था। नदी पार करते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह उदास हो गया, वह जोर जोर से रोने लगा। तभी नदी में जलपरी आई। कौन आया नदी में, जलपरी। और उसका नदी में क्या गिर गया था, कुल्हाड़ी, जिससे हम लकड़ियां काटते हैं। तो जलपरी आई और उसे सोने की कुल्हाड़ी देकर बोली, उदास मत होइए। लकड़हारे ने यह कहकर कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया कि यह उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। तो जलपरी ने क्या दिया था, उसको सोने की कुल्हाड़ी, और उसने जो कि लकड़हारा था उसने मना कर दिया कि यह उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जलपरी ने उसे चांदी की कुल्हाड़ी देनी चाहिए। इस बार भी लकड़हारे ने कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया। अब उसके बाद जलपरी ने उसे जो थी उसकी लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर दी। तो लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वह जलपरी को धन्यवाद भी दिया। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है, इस पर ही आधारित है, आपके जो पैसेज है उस पर ही आधारित प्रश्न है कि लकड़हारा कहाँ जा रहा था। लकड़हारा कहाँ जा रहा था, जैसे कि हमने कहानी में पढ़ा कि लकड़हारा नदी पार कर अपने गांव जा रहा था। ओके, तो ये तो आपका ऑप्शंस रहेंगे। ऑप्शंस में टिक करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वहाँ आपको वर्तनी को ध्यान में नहीं रखना पड़ता, आपको लिखना नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज़ हमेशा तो नहीं रहने वाली है। जब भी आप पेन पेपर यानी कि स्कूल में जब अपनी बुक पे लिखकर आप एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें हमें इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है। पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। ओके, और उसमें जो है वर्तनी यानी कि शब्दों की मात्राओं को बहुत ध्यान रखना होता है। ओके, हैंड राइटिंग का ध्यान रखना होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखकर हम बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो अभी तो ऑप्शंस वाले हैं, तो आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना है, आपकी हैंड राइटिंग, आपकी वर्तनी वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, और जो आंसर है वो पूरे वाक्य में देना चाहिए। ओके, तो लकड़हारा नदी पार कर अपने गांव जा रहा था। जिसकी बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लकड़हारा कहाँ जा रहा था, तो कहाँ की जगह एक शब्द लिख दें कि गांव। लेकिन ऐसा नहीं करना है। गांव ऐसा आंसर हम करेंगे तो क्या होगा, वो अधूरा लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए,
पूरा आंसर देना है कि लकड़हारा नदी पार कर अपने गांव जा रहा था। दूसरा प्रश्न है, लकड़हारा उदास क्यों हुआ? तो लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी, इसलिए वह उदास हो गया। और क्यों वाले जो प्रश्न होते हैं उनका आंसर जो है इसलिए में निकल कर आता है। जब भी हम आंसर लिखते हैं तो अधिकतर हम इसलिए का प्रयोग करते हैं। तो लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, इसलिए वह उदास हो गया। अगला प्रश्न है, जलपरी ने लकड़हारे को क्या दिया? जलपरी ने लकड़हारे को पहले सोने की, फिर चांदी की और अंत में लोहे की कुल्हाड़ी दी। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, लकड़हारे ने कौन सी कुल्हाड़ी अपने पास रखी? तो आंसर क्या होगा? लकड़हारे ने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी अपने पास रखी। तो ये तो था हमारा गद्यांश जिसका हमने प्रैक्टिस की। आपको और भी ऐसे गद्यांशों को पढ़कर उसकी प्रैक्टिस करनी है जिससे आप अच्छे से इनको करना सीख जाओ। तो इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर्स पे। चैप्टर नंबर 11 कोयल, तो उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। ओके, जल्दी से। तो ये है कोयल कविता। इसमें से आपको आएंगे पंक्तियाँ पूरी करो, तो आपको इस कविता को याद करना होगा, कविता को बार बार पढ़ना होगा। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको बोलते जाइए। पंक्तियाँ पूरी करो यानी कि आपको एक शब्द जो है उसमें ब्लैंक्स रहेगा, वो आपको भरना है कि वहाँ पर क्या आएगा, और ऑप्शंस भी रहेंगे, तो आपको उन ऑप्शन में से सही उत्तर चुनकर उसमें टिक करना है। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ इसे बोलते जाइए। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलते जाइए। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे सुनाती, क्या गाती हो किसे सुनाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती क्या मेघों से पानी। आगे है, तो ठीक है, एक बार फिर से हम इस पोयम को वीडियो के माध्यम से दोहराते हैं, गुनगुनाते हैं और अच्छे से याद करते हैं। काली है पर मीठी है इसकी बोली, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली, आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बताओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी, हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोलियाँ सिखलाई है, बोलियाँ सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो या भी तुम्हें बताया है, या भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा है मानी, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो चिड़ियों की रानी, हो चिड़ियों की रानी। तो अच्छी लगी ना पोयम? गुड। तो इसके बाद हम करते हैं इसके शब्दार्थों को। बोली,
बोली मीन्स क्या होता है? वाणी, जो हम बोलते हैं, हमारे बोल, हमारी भाषा, हमारी वाणी। संदेशा मीन सूचना, यानी कि जो कोई किसी के द्वारा कोई बात या संदेशा भेजा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सूचना। मेघ मीन्स बादल। मेघ मीन्स बादल। मेघ क्या है? बादल का पर्यायवाची शब्द भी है और इसको हम मेघ कह सकते हैं या बादल भी कह सकते हैं। धरती मीन्स पृथ्वी, भूमि। ओके, आगे हम पर्यायवाची शब्दों को भी पढ़ेंगे। ये हैं आपके पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी कि एक ही वस्तु के, एक ही व्यक्ति के, एक ही चीज़ के अनेक नाम, लेकिन उसका अर्थ वही रहे, अर्थ ना बदले, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। जैसे कि कोयल, तो कोयल को हम क्या कहते हैं? कोकिला भी कहते हैं, पिक भी कहते हैं और श्यामा कहते हैं। ये हो गया पेड़, तो पेड़ को हम वृक्ष भी कह सकते हैं, तरु भी कह सकते हैं और विटप भी कह सकते हैं। पृथ्वी, धरती, पृथ्वी, जमीन, भूमि, ये हैं इसके पर्यायवाची। पानी को हम जल, नीर, अम्बु, ये सब कह सकते हैं। तो ये क्या है? पर्यायवाची शब्द। अभी ध्यान में रखना है कि पर्यायवाची शब्द अलग होते हैं, समानार्थी और आपके जो भी विलोम शब्द, उनको अंतर समझना है आपको, ठीक है। तो पहले हमने समझा पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची क्या होते हैं? एक से अनेक उनके नाम, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो ये होते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। अब ये है इसका लिखित अभ्यास। कोयल की बोली कैसी है? तो कोयल की बोली कैसी है? कोयल की बोली मीठी है। कोयल मेघों से क्या मांगती है? कोयल मेघों से पानी मांगती है। क्या मांगती है? पानी मांगती है। कोयल आमों में मिश्री कैसे घोलती है? कोयल कूक कूक कर आमों में मिश्री घोलती है। कैसे? कूक कूक कर। कोयल को उसकी माँ ने क्या क्या सिखाया है? कोयल को उसकी माँ ने डाल डाल पर उड़ना, मीठा बोलना सिखाया है। अब यहाँ पर ये कौन है? ये कौवा है, ये कबूतर है, ये मोर है और ये तोता। अभी हम करेंगे पढ़ो, समझो और लिखो। मिस्री सी सा का मतलब होता है उससे तुलना की जा रही है, ओके, उसके बराबर का बताया जा रहा है। सी यानी मिस्री सी क्या होती है? मीठी। कोए सा काला। सी जहाँ पर लगेगा उसमें क्या होता है? तुलना होती है, यानी कि जैसा वो है वैसा ही दूसरी चीज़ भी है। तो शेर सा बहादुर, दूध सा सफ़ेद, फूल सा कोमल, बर्फ सा ठंडा। अगला है पढ़ो, समझो और लिखो। तो ये है आपकी कविता अपठित, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं अपठित। चिड़िया बोली चींची, मुर्गा बोले कुकड़ुकू, कुत्ता बोले भौं भौं, बिल्ली बोले म्याऊं म्याऊं, कोयल करती कुहू कुहू, पपिया करे पीहू पीहू। तो ये बहुत ही आसान है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। जल्दी से इसके आंसर्स लगाते हैं। मुर्गा कैसे बोलता है? मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू को। कैसे बोलता है? कुकड़ू को। कुत्ता कैसे बोलता है? भौं भौं। पीहू पीहू कौन करता है? पपीहा। अब है 3 पक्षियों के नाम लिखो। तो कोयल, तोता और मैना। अलग से नहीं लिखना है, जो कि हमारे इसमें कविता में आए हुए हैं उसके ही अंदर से लिखने हैं। कविता को उचित शीर्षक दो। शीर्षक क्या होता है? टाइटल, जिस बारे में हमारा पैसेज जो है गद्यांश या पद्यांश से कहा गया है वही उसका नाम होता है। तो यहाँ पर किस बारे में अधिक बताया है? पशु पक्षियों की बोली के बारे में। दिए गए शब्दों में से सभी शब्दों को चुनकर पंक्तियों को पूरा करो। तो अभी हमने कविता को याद ही किया है, तो जल्दी से हम इसके आंसर्स लगा सकते हैं। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है,
सबसे मीठा मीठा बोलो, यह भी तुम्हें बताया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रेखांकित अक्षरों की ध्वनि में अंतर पहचान कर दो दो शब्द बनाओ। तो हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। ओके, तो हम ये स्किप करते हैं। ये आगे है हमारा भिन्न शब्द पर गोला लगाओ। यस, ये हम करेंगे भिन्न शब्द पर। भिन्न मतलब अलग। 4 शब्द दिए हुए हैं, 3 एक जैसे हैं और जो इसमें ऑड वन है यानी कि जो भिन्न शब्द है उस पर गोला लगाना है। तो पानी, नीर और जल, ये हमें पता है कि पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। और सलिल, तो सलिल इसमें क्या है, अलग शब्द है, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। बादल, मेघ, पवन, घन, तो बादल, मेघ और घन कहाँ होते हैं, ये आकाश के, बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। और पवन जो है हवा होती है, तो इसको हम अलग करेंगे और इस पर गोला लगाएंगे। अगला है माँ, जनक, मैया और जननी। तो माँ, मैया, जननी वो क्या है, माँ के ही पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जनक पिता का पर्यायवाची शब्द है, तो इसको हम अलग कर देंगे। सूरज, सूर्य, शशि और दिनकर। सूरज, सूर्य और दिनकर वो है सूरज के, लेकिन शशि जो है चंद्रमा को कहते हैं, तो हम इसको अलग कर देंगे। अब यहाँ पर रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखो। यह बहुत सुंदर फूल है, यह बहुत सुंदर पुष्प है। अब फूल पर अंडरलाइन किया हुआ है, तो फूल का पर्यायवाची क्या होता है, पुष्प। धरती गोल है, पृथ्वी गोल है। अब देखिए यहाँ पर किसी का अर्थ नहीं बदला है, सिर्फ हमने नाम बदल दिए हैं। धरती को हमने क्या कर दिया, पृथ्वी। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर नभचर बैठे हैं, खग बैठे हैं, विहग बैठे हैं। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब पर्यायवाची शब्द। सूरज पूरब से उदय होता है, तो सूरज को हम क्या करेंगे, सूर्य पूरब से उदय होता है। अब थे हमारे पर्यायवाची शब्द ऊपर, ये है हमारे समतुकांत। तो इनके अंतर को समझकर चलना है। ये प्रश्न में क्या पूछा गया है। समतुकांत होते हैं समान ध्वनि वाले शब्द, कुछ भी हो, उनका अर्थ हो या ना हो, लेकिन उनकी ध्वनि समान होनी चाहिए। जैसे कि बोली, घोली। अब बोली घोली का कोई भी मेल नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं है, लेकिन ध्वनि समान है, तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर ये समतुकांत शब्द है। सिखाया, बताया, सिखाया, बताया, सिखाया, बताया। ओके, बिताया, कुछ भी हम समान ध्वनि वाले शब्द जो हैं लिख सकते हैं। डाली, बाली, खाली, नाली, पाली, कुछ भी जो हम समान ध्वनि के समान ध्वनि जिसमें आ रही हो वो शब्द हम यहाँ पर लिख सकते हैं। भाई, आई, ओके, नाई, रानी, नानी, पानी, सानी, कानी, कुछ भी हम जो समान ध्वनि होनी चाहिए लेकिन उसमें। मानी, तो पानी। तो यहाँ पर है संकेतों के आधार पर वाक्य बनाओ, ये भी हम स्किप करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। नीचे दिए गए चित्रों के पर्यायवाची शब्द लिखो। तो चित्र का है हमारा फूल, तो फूल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, जल्दी से रिकॉल कर, जल्दी से आप बताइए। फूल, पुष्प और सुमन। ओके, फिर है आपका दूसरा चित्र पेड़, पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं, पादप कहते हैं। सूरज, सूर्य, दिनकर। खग, पक्षी, विहग, नभचर, ये हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 11। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 की ओर। ये है आपका चैप्टर नंबर 12, रमन बदल गया। तो जल्दी से हम इसके क्वेश्चन आंसर और जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उनको हम पढ़ेंगे। ओके, दशहरे की छुट्टियों में रमन कहाँ गया था। तो दशहरे की छुट्टियों में रमन गांव में अपने दादाजी के पास गया था। दादाजी ने रमन को क्या उखाड़ने के लिए कहा। दादाजी ने रमन को झाड़ी उखाड़ने के लिए कहा। रमन के हाथ में क्या चुभ गए। रमन के हाथ में कांटे चुभ गए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शरारतों से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। ओके, तो हम ये चीज़ भी स्किप करते हैं, ये आपने लिख लिया है। अब यहाँ पर पढ़ो, समझो और लिखो। रमन किसके साथ रहता था। दादा दादी, माता पिता, नाना नानी। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर, ख, माता पिता। रमन कौन सी छुट्टियों में गाँव गया। तो हमारा आंसर होगा दशहरे की छुट्टियों में।
दादाजी ने बाग में रमन को क्या उखाड़ने के लिए कहा? तो क्या आएगा आंसर हमारा? पौधा। अब है सही गलत पर निशान लगाओ। रमन बहुत अच्छा लड़का था। गलत। दशहरे की छुट्टियों में रमन अपने दादाजी के पास गया। सही। रमन के दादाजी उसे जंगल में ले गए। गलत। रमन ने झाड़ी को झट से उखाड़ दिया। गलत। झाड़ी उखाड़ने पर रमन के हाथ में कांटे लग गए। सही। अब है निम्न शब्दों की शुद्ध वर्तनी पर गोल घेरा लगाओ। तो पहला है मुश्किल। मुश्किल कैसे लिखा जाता है? म पे छोटों की मात्रा, आधा श, क पे छोटी की मात्रा और ल मुश्किल। छुट्टियां, छ पे छोटों की मात्रा, आधा ट पे छोटी की मात्रा और या छुट्टियां। व्यवहार, आधा व, य पूरा व, ह पर आ की मात्रा और र व्यवहार। पत्थर, प आधा त, था और र पत्थर। तुम्हारी, त पे छोटों की मात्रा, आधा म, ह पे आ की मात्रा और र पे बड़ी की मात्रा। अब है हमारे सर्वनाम शब्द। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वह, मैं, तुम, हम, सब, उसे, उनके, तुम्हारी, स्वयं, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। तो डैश बहुत शरारती था। वह बहुत शरारती था। दादाजी उसे बगीचे में ले गए। तो यहाँ पर उसे सर्वनाम है। रमन पर उनके समझाने का कोई असर नहीं हुआ। चौथा है तुम्हारी शरारतें भी इस कटीली झाड़ी की तरह हैं। तो तुम्हारी यहाँ पर क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब वह अपने अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार करता है। वह क्या है? यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। रेखांकित शब्दों के वचन बदल कर लिखो। वचन मीन्स कितने प्रकार के होते हैं वचन? एक वचन और बहुवचन। वह बहुत शरारती बच्चा है। तो वह का क्या हो जाएगा? वे। और बच्चा का बच्चे। वे बहुत शरारती बच्चे हैं। वह घोड़ा है। वे घोड़े हैं। वह मछली है। तो यहाँ पर क्या आएगा? वे मछलियाँ हैं। यह मेरी पुस्तक है। ये मेरी पुस्तक है। यह का क्या हो जाएगा? ये। वह का क्या हो जाएगा? वे। ओके। तो यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग कर रहे हो, इसका हम स्किप करते हैं। अब है हमारे नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द। नाम वाले शब्द मतलब संज्ञा, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, वो सब क्या कहलाता है? नाम वाले शब्द। और काम वाले शब्द जिसमें हमें ये पता चले कि कुछ काम हो रहा है। ठीक है। तो नाम वाले शब्द कौन कौन से हो गए? रमन, पौधा, हाथ, दादाजी, माता और झाड़ी। काम वाले शब्द कौन से हैं हमारे पाठ में? मारता, कहा, समझाया, निकालना, उखाड़ना और पकड़ना। अब है आपका लिंग बदलो। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पर माता, माता का क्या होगा? पुल्लिंग पिता, दादा, दादी, लड़का, लड़की, मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया, मुर्गा, मुर्गी, नौकर, नौकरानी, बूढ़ा, बुढ़िया, धनवान, धनवती। ओके। तो ये है, हमने जल्दी से इसको भी रिवाइज कर लिया। आपको फिर से घर पे आपको सबका रिवाइज वापस करना है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 13 की ओर। ये है आपका चैप्टर नंबर 13, घड़े का घमंड। जल्दी से हम इसके भी मुख्य मुख्य चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बाढ़ के पानी में क्या क्या बहकर आया? बाढ़ के पानी में एक तांबे का और एक मिट्टी का घड़ा बहकर आया। तांबे का घड़ा कैसा था? तांबे का घड़ा सुंदर और दृढ़ था। तांबे का घड़ा पानी में क्यों डूब गया? तांबे का घड़ा अपने वजन के कारण पानी में डूब गया। आगे है पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पर क्या है? सही गलत पर आपको निशान लगाना है। बाढ़ के पानी में ढेर सारी चीजें बहकर आई। सही। मिट्टी का घड़ा तांबे के घड़े के पास नहीं गया। सही। मिट्टी का घड़ा पानी में डूब गया। गलत। तांबे के घड़े ने मिट्टी के घड़े की सहायता की नहीं, वो भी क्या है? गलत।
संयुक्त वर्ण वाले शब्दों पर गोल घेरा लगाओ और द्वित वर्ण वाले शब्दों को रेखांकित करो। संयुक्त वर्ण जहाँ पर दो व्यंजन हो, एक आधा या एक पूरा, लेकिन अलग अलग व्यंजन होने चाहिए। और द्वित वर्ण में क्या होता है, एक ही वर्ण जो है आपका दो बार आता है, जैसे मिट्टी, तो ये क्या है आपका द्वित्व वर्ण। और धन्यवाद, ये क्या है आपका संयुक्त वर्ण। ओके, अब यहाँ पर निम्न शब्दों में सहायता से खाली स्थान भरो। एक बार नदी में, यहाँ पर क्या आएगा डैश में बाढ़ आई। मेरे पास रहने से तुम सुरक्षित रहोगे। किसी ने सच ही कहा है। मैं आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकता। बाढ़ के पानी में ढेर सारी चीज़ें बहकर आईं। उनमें से एक तांबे का घड़ा और एक मिट्टी का घड़ा भी था। अब आते हम भाषा की बात पर। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाओ। अब जो एक डंडा है इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। जो एक साधारण वाक्य है उसके अंत में लगाया जाता है। मेरे पिताजी दिल्ली गए, तो एक साधारण वाक्य है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे अंत में, पूर्ण विराम, क्योंकि हमारी जो बात है वहाँ पर पूरी हो गई है। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ, कौन, कब, कैसे, क्या, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर हम लगाएंगे। मेरे पास एक कुत्ता है, यहाँ पर पूर्ण विराम। आपकी कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कितने क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अब जब आश्चर्य, दुख, सुख आदि ऐसे शब्द होते हैं तो वहाँ पर क्या लगता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो कि इस तरह से आपको लगाया यहाँ पर दिखाया गया है। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। इसको हम स्किप करते हैं। अब है घड़े में से उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। उल्टे अर्थ वाले मतलब विलोम शब्द। नाजुक, कठोर, पास, दूर, कमजोर, ताकतवर, नीचा, ऊंचा, सच, झूठ, गीला, सूखा, तो ये क्या है, हमारे विरोधी शब्द कह सकते हैं इनको, उल्टे अर्थ वाले या फिर विलोम शब्द। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 13 भी, जिसमें हमने मुख्य मुख्य चीज़ों को पढ़ लिया है। बाकी की चीज़ आप फिर घर से एक बार फिर से पढ़ोगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 14 है गिनती संग हंस लो। तो उसमें भी आपको क्या है, गिनतियों के बारे में बताया गया है। आपको कितनी गिनतियाँ, 1 से लेकर आपको 30 तक, 1 से 30 तक अंकों में, शब्दों में, अंग्रेजी और जो हिंदी अंकों में, वो सबको एक बार फिर से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। और उसके बाद है आपके सप्ताह के नाम, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, ओके, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो एक बार सप्ताह के नाम को भी आप रिवाइज करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू और टेक केयर, हैव अ नाइस डे।